हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के भारी डिमांड पर क्लास 10th का साइंस लेकर के आए हैं और साइंस में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जिसे मेटल और नॉन मेटल भी कहा जाता है, यानी कि धातु एवं अधातु हिंदी में। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, पूरा अच्छे तरीके से, पूरा बारीकी तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को, या तो फिर कह लें कि इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे बारीकी से, पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पे आप, इस वीडियो पे आप नए हैं, तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह का कंटेंट हमेशा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस पूरे चैप्टर को, जो कि एक बड़ा सा चैप्टर है, उसको छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है जो कि टॉपिक के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला नंबर देखिए। पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है? धातु और अधातु का भौतिक गुणधर्म। यही मेरा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये जो पहला टॉपिक है, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसको जल्दी से हम अच्छे से पढ़ के पार करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बायां साइड है उधर धातु के बारे में लिखा हुआ है, और जो दाहिना साइड है उधर अधातु के बारे में लिखा हुआ है। तो बायां साइड से पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है एक नंबर में? कि यह कठोर होता है। देखिए, धातु जो होता है वो कठोर होता है, ठीक है। यानी कि धातु को आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कठोर होता है, इसको आसानी से नहीं दबा सकते हैं, ये कठोर होता है, ठीक है। उधर देखिए अधातु की तरफ क्या लिखा हुआ है? यह भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है कमजोर, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। या तो फिर ये जो होता है भंगुर का मतलब होता है कमजोर होना, ठीक है, मजबूत नहीं होता है, इसको आसानी से दबाया भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर देखिए, धातु की तरफ क्या हुआ लिखा हुआ है? इसका सतह चमकदार होता है। देखिए, धातु जो होता है उसका जो सतह होता है, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया होता है, वो चमकदार होता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का उदाहरण ले लीजिए, मैग्नीशियम का ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, आयरन का ले लीजिए, मैग्नीशियम का ले लीजिए, उसके बाद सोडियम का ले लीजिए। इस सबका सतह क्या होता है? चमकदार, चमकता है, ठीक है ना। चलिए इधर क्या लिखे हैं अधातु की तरफ? इसका सतह चमकदार नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो अधातु का सरफेस एरिया होता है वो चमकता नहीं है। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है धातु की तरफ? वो देखिए, इसमें आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण होता है। देखिए, आघात वर्ध्यता और तन्यता का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए, आघात वर्ध्यता का मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं को आसानी से पीट कर पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्ध्यता, ठीक है। और तन्यता किसको बोलते हैं? धातुओं का वैसा गुण जिससे धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं धातुओं का तन्यता का गुण, ठीक है। आप आसानी से आघात वर्ध्यता और तन्यता समझ गए होंगे। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है पीट कर उसे पतले चादरों में बदलना, और तन्यता का मतलब होता है उसे खींचकर पतले तारों में बदलना, ठीक है। तो ऐसा गुणधर्म पाया जाता है धातु में, सिर्फ अधातु में नहीं, ठीक है। चलिए इसमें इधर क्या लिखा है 3 नंबर में? इसमें यह गुण नहीं होता है। 4 नंबर में देखिए धातुओं की तरफ क्या लिखा हुआ है? यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। देखिए, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक का मतलब समझिए। सुचालक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो मान के चलिए एक लोहा का छड़ है, ठीक है ना, लोहा है और एक प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो अगर आप लोहा के एक सिरे को गर्म करोगे, तो लोहा का जो दूसरा सिरा होता है वो भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब है एक जगह ऊष्मा देने पर वो ऊष्मा दूसरा सिरा में चला गया। इसका मतलब जो धातु है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से धातु विद्युत का भी सुचालक होता है। अगर आप धातु के किसी टुकड़े को एक साइड में बिजली देंगे और दूसरे साइड में अगर आप संपरिचित या किसी से भी जांच करेंगे, तो आपको वहाँ पर विद्युत धारा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से धातु जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। फिर उधर देखिए, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब इसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब और भी अंतर और भी कंसेप्ट देखते हैं। चलिए तो 5वां नंबर में क्या लिखा हुआ है? धातु ध्वानिक होती है, ठीक है। ध्वानिक का मतलब होता है कि यदि कोई धातु कठोर सतह से टकराने के बाद कंपन ध्वनि उत्पन्न करती है, तो धातुओं के इस गुण को ध्वानिक कहा जाता है, ठीक है। आप इसे कॉपी में लिख के भी रख सकते हैं। यदि कोई धातु कठोर सतह से टकराने के बाद कंपन ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे ध्वानिक कहते हैं। इसे ही सोनारस कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए धातु की तरफ तो लिख दिए कि यह धातु ध्वानिक होती है, और अधातु की तरफ क्या लिखे? यह ध्वानिक नहीं होती है, ठीक है। चलिए धातु की तरफ 6ठा नंबर में क्या लिखा है? इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। देखिए, जो धातु होता है उसका गलनांक और क्वथनांक
दोनों उच्च होता है। गलनांक का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का गल जाना। तो किसी भी पदार्थ के गलने के लिए तापमान का ज़रूरत होता है, लेकिन धातु को गलने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान का ज़रूरत होता है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। और क्वथना का मतलब होता है उबलना आरंभ करना। हम जानते हैं कि धातु जो होता है उसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है, उच्च होता है। चलिए अधातु की तरफ क्या लिखे हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि आसानी से गल भी जाएगा और आसानी से उबल भी जाएगा, ठीक है। चलिए धातु का उदाहरण क्या क्या है, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, जिंक, कॉपर आदि। और अधातु का ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। इस प्रकार से ये टॉपिक छोटा सा खत्म हुआ। चलिए अब हम इसका अपवाद देखते हैं, सारा चीज़ का अपवाद हम देखेंगे। तो चलिए अब हम अपवाद को देखते हैं, धातु और अधातु का अपवाद, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अपवाद बोलते किसको हैं। देखिए मान के चलिए एक गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं, उसमें 100 लोगों में से 95 लोग किसान हैं और मात्र 5 लोग जो है वो नौकरी करते हैं। तो जो है ये 5 लोग ये अपवाद में आएंगे, क्योंकि एक चीज़ों का समूह जिसमें से अधिकांश चीज़ एक जैसा चीज़ करता है, ठीक है ना, और एक दो ठो अलग है, तो उसको जो अलग है उसी को अपवाद बोलते हैं। तो देखिए पहला नंबर में क्या है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए अधातु तो बहुत सारा है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, मरकरी धातु होने के बाद भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए मरकरी जिसको पारा भी कहा जाता है, ठीक है, एक ऐसा धातु है, जबकि धातु हम पढ़ें कि धातु कठोर होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए, गैलियम तथा सीजियम ऐसे धातु का गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखने से ही ये पिघल जाते हैं। देखिए गैलियम और सीजियम दो धातु है, जबकि हम पढ़े धातु कठोर होता है, लेकिन ये दो धातु ऐसा है जिसको अगर आप हाथ में ही रखेंगे तो वो पिघलना आरंभ कर देगा और पूरी तरह से वो पिघल भी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए चौथा नंबर क्या है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए अभी हम पढ़े कि जो धातु होता है वो चमकीला होता है, जबकि अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। और आयोडीन का मात्रा आपको मिलेगा नमक में, ठीक है ना, नमक पूरा आयोडीन नहीं है। चलिए फिर पांचवा नंबर में क्या है, हीरा एक अधातु है जो संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। देखिए जो हीरा है ये अधातु है, जबकि हम पढ़े अधातु जो होता है वो भंगुर होता है, मतलब मजबूत या तो फिर कठोर नहीं होता है, लेकिन हीरा एक ऐसा अधातु है जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। आगे क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अभी हम पढ़े हैं कि जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अभी एक अपवाद है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट आपको पेंसिल के बीचों बीच हिस्से में देखने को मिलेगा जिससे लिखाता है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक में है धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। आखिर धातुओं का कौन कौन सा रासायनिक गुणधर्म होता है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे धातुओं का वायु में दहन, या इसी को बोल सकते हैं धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, क्योंकि कोई भी धातु ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करती है, ठीक है ना, तो हम वायु में दहन भी इसको बोलते हैं। चलिए क्या लिखा है उसको पहले देखिए, लिखा है लगभग सभी धातुएं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए जितना भी धातु है, सभी धातुएं लगभग लगभग एक दो छोड़ के जितना भी धातु है सब का सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और धातु ऑक्साइड बनाता है। आप एग्जाम्पल में नीचे देख सकते हैं, Zn मतलब कि जिंक प्लस O2 मतलब कि ऑक्सीजन। जिंक अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो जिंक ऑक्साइड बनाया है, तो जिंक ऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं धातु के साथ जल की अभिक्रिया, यानी कि कोई भी धातु जब जल यानी पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका मतलब है कि कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, Fe यानी कि लोहा, ठीक है, प्लस H2O यानी कि जल, एरो देन क्या बना है, Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड है, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो गया लोहा प्लस जल, एरो देन लोहा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब छोटे छोटे दो चार पॉइंटों को समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। देखिए कोई भी धातु ऑक्साइड है, जैसे कि उदाहरण के में लिए हैं हम यहाँ पर MgO यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये जब
जल में यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को या तो फिर किसी एक चीज को भी कभी देता है तेल में संग्रहित करके क्यों रखा जाता है, केरोसिन तेल में। ठीक है ना, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम जैसी उच्च अभिक्रियाशील धातु को केरोसिन के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करती है। देखिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों उच्च अभिक्रियाशील धातु है, मतलब अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यदि इनको केरोसिन तेल के अंदर से बाहर निकाल दिया जाए तो ये वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा और आग उत्पन्न कर लेगा। इसलिए इन तीनों को केरोसिन तेल के अंदर जमा करके या तो फिर डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। चलिए देखिए अब आगे क्या है। उच्च अभिक्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए, वैसे तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन जब धातु ठीक है, जब धातु उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है, ठीक है ना, और ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनने के बजाय धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर Na मतलब सोडियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, यह अभिक्रिया किया है जल के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बना है और हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से देखिए Mg, ठीक है ना, यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम अभिक्रिया किया है किसके साथ, तो H2 यानी कि जल के साथ, तो बना है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। तो चलिए हमने NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण को देख लिया, उसे समझ गया। अब हम लोग 9 नंबर में चलते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आयनिक यौगिक हम लोग बोलते किसको हैं। देखिए, वैसे यौगिक जिसका निर्माण आयनों के स्थानांतरण के द्वारा होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, H2SO4, बहुत सारा ऐसा यौगिक है जिसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो चलिए इसका गुणधर्म में पहला नंबर देखते हैं, क्या है, यह ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, देखिए आयनिक यौगिक जो होता है वो ठोस होता है और कठोर होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता है। ठोस क्यों होता है पहले इसको समझिए। देखिए आयनिक यौगिक जो होता है उसका ये भौतिक गुणधर्म है कि ये ठोस होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो यौगिक होता है उसमें धन एवं ऋण दोनों आपस में मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, धन और ऋण यानी कि प्लस और माइनस चार्ज जो होता है एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा होता है, इसलिए ठोस होता है। ठीक है, लेकिन दबाव डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि नमक ठोस होता है लेकिन अगर इसमें आप दबाव डालेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा है, उनके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। देखिए, जो आयनिक यौगिक होता है उनके बीच में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, यानी कि वो एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। इस जुड़ाव को हटाने के लिए या तो फिर तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, और ये गलनांक और क्वथनांक का गुणधर्म है। चलिए अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में क्या है, यह जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। देखिए, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, यानी कि जल में घुल जाएंगे, लेकिन केरोसिन यानी केरोसिन तेल में, पेट्रोल में, ये सब जो विलयन होता है उसमें नहीं घुलेंगे, यानी कि अघुलनशील होते हैं। फिर देखिए चौथा नंबर में क्या है, ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलत अवस्था में, गलित मतलब गला हुआ यानी कि तरल माध्यम, ठीक है ना, तरल पदार्थ, तरल अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जब ये ठोस रहेगा तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, खनिज, ठीक है, खनिज किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी की भूप्रकृति में, भूप्रकृति मतलब भूमि, ठीक है, उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से, मतलब कि अपने आप जिसका निर्माण हुआ है, प्राकृतिक रूप से जिसका निर्माण हुआ है, वो ऐसा पाए जाने वाला जितना भी तत्व है या तो फिर यौगिक है उसको हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा, कोयला, सोना, हीरा आदि, ये सब क्या है, ये सब सब खनिज है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम अगला नंबर देखते हैं, 11 नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या है, वैसे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में उपस्थित हो तथा जिसका निष्कर्षण आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो उसे अयस्क कहते हैं। देखिए अयस्क किसको बोलते हैं, मान के चलिए कोई एक खनिज है, ठीक है ना, और उस खनिज में यदि अच्छा खासा मात्रा में कोई धातु उपस्थित है जिससे कि
अच्छा खासा लाभ हो सके, अच्छा खासा आर्थिक लाभ हो सके, मतलब पैसा कौड़ी कमाया जा सके उस खनिज से, तो उसी को अयस्क को बोलेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा खनिज है, ठीक है ना, कोई ऐसा खनिज पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित हो अच्छे मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, और उस धातु से आर्थिक लाभ हो सके, पैसा कौड़ी के मामले में लाभ हो सके, तो उसी को हम लोग अयस्क बोलते हैं। जैसे कि बॉक्साइट, ठीक है ना, उसके बाद सिनेबार, ये सब सारा अयस्क है। अब किसका किसका कौन कौन सा अयस्क है ये भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, आगे है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला में क्या है, 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, गैंग, ठीक है। आखिर गैंग हम लोग बोलेंगे किसको, वो जो लोगों का समूह होता है वो गैंग नहीं, वो गैंग नहीं बात कर रहा है यहाँ पे, कुछ दूसरा है, साइंस साइंस का टर्म है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, रेत तथा अन्य अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। देखिए अयस्क में जो भी गंदा पदार्थ उपस्थित है, जैसे कि मिट्टी है, रेत है, ये सब जो अशुद्धि है, यही सब अशुद्धि को बोला जाता है गैंग, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम 13 नंबर में देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए, धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए उन्हें उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर तीन निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। देखिए बोला गया है कि धातु जो होता है उसका निष्कर्षण करने के लिए, मतलब कि उसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, जो धातु है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, मतलब कौन कितना ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसके आधार पर धातुओं को तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला देखिए क्या है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और तीसरा है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो चलिए अब हम पहला नंबर में देखते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से, यानी कि उसका जो अयस्क होता है उससे शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको, पहला नंबर को। कह रहा है सोना, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर निम्न अभिक्रियाशील धातु है। देखिए ये सब निम्न अभिक्रियाशील धातु है, सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर, ठीक है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये प्रकृति यानी कि हम लोग के वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ठीक है। इनके अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इन्हें केवल गर्म किया जाता है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का जो अयस्क है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए केवल और केवल इन्हें गर्म किया जाता है, और कुछ भी किया नहीं जाता है, ठीक है। सिर्फ गर्म करने से ही जो निम्न अभिक्रियाशील धातु का अयस्क है उससे शुद्ध धातु अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर में देखते हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क से किस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए क्या है, जिंक, आयरन, लेड तथा कॉपर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। देखिए जिंक, आयरन, लेड और कॉपर क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, जो प्रकृति में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो प्रकृति में किस किस रूप में पाई जाती है, ऑक्साइड के रूप में, या तो फिर सल्फाइड के रूप में, या तो फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। और उसका जो अयस्क होता है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भर्जन या निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भर्जन या तो फिर निस्तापन जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो भर्जन और निस्तापन अभी आपको बाद में समझाएंगे, पहले सिर्फ ये जान लीजिए कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के जो अयस्क होता है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भर्जन या तो फिर निस्तापन विधि का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम तीसरा में देखते हैं, ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का। क्या लिखा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम उच्च अभिक्रियाशील धातु है, जो प्रकृति में हमेशा यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इनके अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी परिसरण का उपयोग किया जाता है। देखिए सिंपल सा उसी तरह से है जो पिछला दो पढ़े उसी तरह से। क्या क्या चीज़ बताया गया है कि ये सब उच्च अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो ये सब धातुएं हैं ये प्रकृति में हमेशा यौगिक के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि दो तत्व हमेशा एक साथ मिला हुआ होता है, ठीक। और इनका जो अयस्क होता है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये सब तो तीनों कंप्लीट हुआ, अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, भर्जन, ठीक है ना, इसके बाद निस्तापन देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं भर्जन क्या है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो भर्जन और निस्तापन दोनों जो प्रक्रिया है ये अयस्क के रूप में जो धातु रहता है उसमें से धातु को शुद्ध करने का प्रक्रिया है, ठीक है, जैसा कि हम पिछले बार में आपको बताए थे, ठीक है। इसमें से धातु को अलग किया जाता है। तो चलिए भर्जन में देखते हैं क्या होता है। कह रहा है जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए आसान, बहुत ही आसान परिभाषा है कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं या तो फिर गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, ठीक है ना।
प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। देखिए जिंक सल्फाइड को O2 के उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है यानी कि ऊष्मा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तब ये क्या हो रहा है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड में बदल रहा है और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। इस समीकरण को आप संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में क्या है, निस्तापन, ठीक है। देखते हैं निस्तापन क्या होता है। चलिए, जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब कार्बोनेट अयस्क को, ठीक है ना, किसी भी धातु का जो कार्बोनेट अयस्क होगा, ठीक है, उसको जब वायु की अनुपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। देखिए वहाँ पर वायु का उपस्थिति था यानी कि ऑक्सीजन दिया जा रहा था और यहाँ पर वायु का अनुपस्थिति है मतलब ऑक्सीजन यहाँ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निस्तापन। चलिए इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जब इसको ऊष्मा दिया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तब यह जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। यह प्रक्रिया है निस्तापन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फटाक से जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर में क्या है, संक्षारण क्या है, इसके बचाव के तरीकों को लिखें, ठीक है। संक्षारण को समझना है, चलिए समझते हैं। क्या कह रहा है, जब कोई धातु खुले वायुमंडल में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तो धातु के ऊपर एक अवांछनीय परत का निर्माण होता है जिसे जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। देखिए संक्षारण का सिंपल सा मतलब है जंग लगना, ठीक है। जंग लगने को ही संक्षारण कहा जाता है। लेकिन परीक्षा में जब आएगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि जंग लगने को संक्षारण कहते हैं, तो आपको नंबर नहीं देंगे शिक्षक, ठीक है। इसके लिए आपको ये चीज़ लिखना होगा कि जब कोई धातु, मान के चलिए कोई भी धातु है, ठीक है, लोहा ही है, तो लोहा जब खुले वायुमंडल में रहता है, ठीक है, खुले वायुमंडल में रहने से ऑक्सीजन, जल और अम्ल इत्यादि जितना भी घटक है, सारा घटक इसको प्रभावित करता है, ठीक है, और धीरे धीरे इसको कमजोर कर देता है। साथ ही साथ लोहा के ऊपर एक परत का निर्माण होता है, एक अवांछनीय, अवांछनीय मतलब बेकार सा परत का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं कि जंग लगा हुआ है, ठीक है, या तो फिर इसको संक्षारण भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब संक्षारण से बचने का उपाय देखते हैं, मतलब कि जंग लगने से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं संक्षारण से बचने के उपाय, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि संक्षारण से बचने के उपाय निम्नलिखित है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित तरीका है जिससे हम संक्षारण से बच सकते हैं। पहला नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंट लगाकर है, ठीक है। यानी कि पेंट लगाकर जब हम किसी वस्तु को पेंट करेंगे तो उससे भी हम संक्षारण से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं कि पेंट लगाने से संक्षारण कैसे नहीं होता है। देखिए जब पेंट किया जाता है किसी वस्तु में तो जो पेंट का परत होता है वो आंतरिक धातु को बंद कर देता है, यानी कि उसको एक तरह से उसके ऊपर में एक परत जमा देता है, ठीक है ना। जिसके कारण जो बाहरी वायुमंडल का घटक है जैसे कि वायु है, फिर वाटर यानी कि पानी है, फिर अम्ल है, ये सब सारा चीज़ आंतरिक धातु को प्रभावित नहीं कर पाता है, ठीक है। और आराम से किसी भी वस्तु को हम जंग लगने से बचा सकते हैं पेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरा में क्या है, ग्रीस लगाकर, ठीक है। अब जितना भी घूमने वाला चीज़ देखते होंगे जहाँ पर रोटेशन मोशन होता है, ठीक है ना, जैसे साइकिल का पहिया का जो गोली लगने वाला क्षेत्र है, उसका जहाँ पर गियर लगता है वो वाला क्षेत्र है, ये सब सारा क्षेत्र में ग्रीस लगाया जाता है। साथ ही साथ दरवाज़ा का कब्जा जो होता है उसमें ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है, जिससे पेंट से बचा जा सकता है, ठीक है। साथ साथ तेल भी लगाया जाता है, तो आप ग्रीस और तेल दोनों भी लिख सकते हैं। फिर यसद लेपन द्वारा, ठीक है ना, यसद लेपन किसको बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है ना, गैल्वेनीकरण को बोला जाता है यसद लेपन, ठीक है। आपको जान लेना चाहिए कि गैल्वेनीकरण में यानी कि यसद लेपन में जिंक का परत चढ़ाया जाता है धातु के ऊपर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगला है क्रोमियम लेपन के द्वारा। देखिए आप साइकिल के रिम को, साइकिल के हैंडल को देखे होंगे कि वो सफ़ेद रंग से मतलब कि सिल्वर कलर से चमकता है, ठीक है ना। वो इसलिए चमकता है क्योंकि उसके ऊपर में क्रोमियम का लेपन किया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो आसानी से जंग ना लगे, उसमें आसानी से जंग से बचा जा सके, ठीक है। फिर एनोडीकरण के द्वारा, एनोडीकरण का तो डिटेल पढ़ाए हुए हैं कि एल्यूमिनियम धातु को जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर में एक ऑक्साइड का परत बनाया जाता है, ठीक है। फिर दिया है मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। देखिए जो धातु होता है उसमें तो जंग लग जाता है, लेकिन धातु और अधातु या तो फिर धातु के साथ कोई धातु या तो फिर धातु के साथ कोई उपधातु जब मिलाया जाता है तो मिश्र धातु बनता है और मिश्र धातु बनने से आसानी से जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संक्षारण से बच सकते हैं। चलिए अब 17 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, यसद लेपन, ठीक है। यसद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण किसको बोलते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहा जाता है। देखिए
यसद लेपन क्या है? तो बेसिकली एक लेप लगाना है, किसका? जिंक का, ठीक है ना। तो इसमें किसका किसके ऊपर में लेप लगाया जाता है? तो लोहा एवं इस्पात, ठीक है ना। देखिए लोहा और स्टील यानी कि आयरन और स्टील, ठीक है, को जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर में हम लोग जिंक का परत चढ़ा देते हैं और इसी विधि को हम लोग बोलते हैं यसद लेपन, ठीक है। चलिए 17 नंबर हो गया, अगला अब 18 नंबर देखते हैं। तो चलिए अब तुरंत 18 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? मिश्र धातु। मिश्र धातु किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, दो या दो से अधिक धातु या एक धातु तथा अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातु मतलब कि दो ठो धातु को मिलाएंगे, या तो फिर एक धातु तथा अधातु मतलब कि एक धातु और दूसरा अधातु मिलाएंगे और दोनों को मिला करके जब समांगी मिश्रण बना देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु या मिश्रातु, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि मिश्र धातु को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मिश्र धातु को किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है? मिश्र धातु बनाने के लिए सबसे पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है तथा उसमें दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कमरे के तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है, जैसे कांसा, पित्तल, सोल्डर आदि। देखिए मिश्र धातु बनाने के लिए सबसे पहले जो मूल धातु है मतलब कि जो मुख्य धातु है उसे गलित अवस्था में लाया जाता है, मतलब कि उसको पिघलाया जाता है, ठीक है। जब वो पूरी तरह से पिघल जाती है तो जो भी तत्व या तो फिर जो भी धातु उसके साथ मिलाना होता है उसे मिला दिया जाता है एक निश्चित अनुपात में, ठीक है। जब धातु को मिला दिया जाता है तो अच्छे तरीके से फिर मिलाने के बाद उसे कमरे के तापमान पर उसे ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। ठंडा करने के बाद जो धातु होता है वो जो संपूर्ण मिश्रण होता है वो मिश्र धातु बन जाता है, ठीक है। जैसे कि कांसा, पित्तल, सोल्डर, ये सब क्या है? तो ये सब मिश्र धातु का उदाहरण है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है अमलगम के बारे में, ठीक है। 19 नंबर, अमलगम क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है वह मिश्र धातु जिसमें पारद मिला हो यानी कि पारा मिला हो उसे अमलगम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि डेंटल अमलगम। देखिए अमलगम क्या है? तो एक मिश्र धातु है। कैसा मिश्र धातु? जिसमें पारा मिला हो, ठीक है ना, जिसमें पारद मिला हो उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। इसका उदाहरण डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम एक ऐसा अमलगम है जिसका इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है दांत को भरने के लिए। किन्हीं का दांत जब बीच से कट जाता है या तो फिर कीड़ा लग जाता है तो उस जगह को भरने के लिए डेंटल अमलगम का यूज़ किया जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा वॉच किए हैं, पूरा देखे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार का अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। साथ ही साथ आप लोग को अन्य विषय का कंटेंट भी इसी चैनल पर मिल जाया करेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।